Hello everyone. So we are back with another video from our history lesson, Rise of Nationalism in Europe. So beta revising the chapter or pre-calling the lesson what we have till studied, just make a quick revision. Okay, starting of nationalism in Europe, we have seen that a major country behind the revolution of the whole Europe was France. Okay, so we started our story with the revolution of France that came up in 1789. After that we saw that how in a France a monarchical government was destroyed and a republic government was placed there, right? From we have seen after that कि एक रिपब्लिक कंट्री भी कैसे रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कैसे एक डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कन्वर्ट कर दी जाती है, राइट? सो वी वर विद नेपोलियन रूल of 1804 which started in 1804. After that we went that he till 1815 there was a rule. We saw the battle of Waterloo in which he lost all his territories. Then there again came conservative regimes. Okay, now what you need to properly understand here or this just continue the lesson was कि जैसे ही 1815 में कंजर्वेटिव regime आ जाती है बेटा, ठीक है, तो वो एक एरा आ जाता है जहाँ लोग क्या करने लग जाते हैं, सप्रेस करने लग जाते हैं. सप्रेस मतलब आपको समझने की कोशिश करो कि अब यहाँ पे रूल किसका है, मोनार्कीज का है, ठीक है. तो मोनार्की यहाँ पे क्या करने की कोशिश करती है, जितने भी जो लिबरल आइडियोलॉजिज्म जो वहाँ पे चलती थी या ऐसे लोग जो मोनार्की को हटाना चाहते थे, राइट, तो वो उनको अपोज करती थी और उनको मतलब हर तरीके से डराना धमकाना. याद है ना रॉबिस पे मैक्सिमिलियन का याद करो, उसे जो भी इंसान अच्छा नहीं लगता था उसको क्या करता था, ठीक है, वो उसे मार दिया करता था, लाइक यूज्ड टू किल हिम और गेट हिम स्लाइस्ड, ठीक है. तो ऐसी चीज़ें सेम मोनार्कियल गवर्नमेंट या कंजर्वेटिव रिजाइम्स के आने के बाद में भी हुई थी कि जो लोग उन्हें अपोज करते थे या जो लोग उन्हें सपोर्ट नहीं करते थे वो उन्हें क्या करते थे, मार दिया करते थे, राइट. तो अब लोग यहाँ पर जो काफ़ी जो हमारे लिबरल्स थे जो पहले बहुत जाके वॉलेंट होकर के कोई भी एक्टिविटी वगैरह कर रहे थे, अब बेटा वो थोड़े से लाइक क्वाइट हुए. ऐसा नहीं कि वो उनके अंदर अभी नेशनलिज्म की फीलिंग जो है वो बिल्कुल एकदम से ख़त्म हो गई है, बस वो इसे ओपनली मैनर में नहीं कर रहे हैं, ठीक है. अब उन्हें डर था कि अगर उन्होंने अपने व्यूज़ और आइडियाज़ रिप्रेजेंटेटिव्स वगैरह कुछ भी अगर अब उन्होंने करने की कोशिश करी तो सबको क्या कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा. सो इसके सोल्यूशन में उन्होंने क्या किया बेटा, उन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज डेवलप की. ओके, सो दैट वी विल सी अंडर द हेडिंग रेवोल्यूशनरीज. ओके, सो स्टार्टिंगली ड्यूरिंग 1815 ईयर ऑफ रिप्रेशन, कि जैसे ही हमारे पास कौन आ जाता है, लाइक लुइस, उस टाइम पे बेटा लुइस 18 को राजा बना दिया जाता है. हमने देखा था ना पहले तो कौन था, लुइस 16 था जो लास्ट रूलर हो गया था बॉर्बन फैमिली का. फिर उसके बाद में जब 1815 में वापस से मोनार्की को रिस्टोर किया जाता है, बॉर्बन फैमिली को रिस्टोर किया जाता है, तो उस टाइम पे राजा बना दिया जाता है लुइस 18 को, ठीक है. अब लुइस 18 जो है वो लुइस 16 का कज़न है, भाई है उसका, ठीक है. तो जब हम आ जाते हैं ड्यूरिंग 1815 ईयर ऑफ रिप्रेशन होता है, यहाँ पे जितनी भी लिबरलिज्म वाली आइडियोलॉजीज है उन्हें दबाई जाती है, पर अब लोग चुप नहीं बैठते हैं, है ना. तो अब लोग क्या करते हैं, सीक्रेट सोसाइटीज फ्रेम करते हैं और सीक्रेट सोसाइटी के थ्रू वो सोसाइटी के अंदर रेवोल्यूशन या फिर चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं. ओके, सो सी व्हाट इज रिटन, सीक्रेट सोसाइटीज वर फॉर्म्ड to train revolutionaries and spread their ideas. Okay, revolution या changes या liberalism के जो ideas थे उनको spread करने के लिए सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई गई थी. अब रेवोल्यूशनरीज कौन थे बेटा, ये ऐसे लोग थे जिन्होंने कमिटमेंट किया था कि वो मोनार्की को स्टैब्लिश होने नहीं देंगे. मोनार्की कब स्टैब्लिश हुई थी, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर मोनार्की कब वापस से रीस्टैब्लिश हो गई थी, तो मोनार्की जो थी वो वियना कांग्रेस के बाद में थी. ओके, सो ये लिबरलिज्म जो थे, लिबरल पीपल जो थे या रेवोल्यूशनरीज जो थे, ये अपोज किया करते थे मोनार्कीज को और ये चाहते थे कि भाई हमारी कंट्री कैसे ऊपर, याद कर लो कैसे थी लिबरल थिंकिंग, आई एम सॉरी. सो वो मतलब उन लोगों की कैसे थिंकिंग थी कि वो मतलब चाहते थे कि कंट्री के अंदर फ्रीडम रहे, उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, गवर्नमेंट बाय कंसेंट हो. ओके, सो दे ऑल फॉट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम. क्लियर. रेवोल्यूशनरीज कहाँ से टॉपिक आ गया कि भाई 1815 के बाद में जैसे ही मोनार्कल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आती है तो लोग यहाँ पर चुप नहीं होते हैं, वो अपने अभी भी जो नेशनलिज्म या स्ट्रगल वाला पीरियड होता है. अब जैसे इसको नॉर्मली समझने के लिए आप इंडिया रेफरेंस में भी समझ सकते हो कि इंडिया में भी क्या था, ब्रिटिशर्स हमारे कॉलोन्स थे, उन्होंने इंडिया में भी जो रेवोल्यूशनरीज आए थे, जो क्रांति लोग जो आए थे, है ना, उनको मार करके डरा करके उन्हें भी चुप करवाने की कोशिश की थी. बहुत सारे उन्होंने, याद करो, अमृतसर वगैरह के कांड हुए हैं,
जलिया वाला बाग का हुआ, वही हमने का चौरा चौरी, जहाँ बहुत सारे लोगों को मार दिया जाता है ना। तो वो सब क्यों होता है? ताकि जो लोग उनके अगेंस्ट आवाज़ उठा रहे थे उनकी आवाज़ को दबाने के लिए। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी हुई। पर हमारे यहाँ पे भी ऐसा तो नहीं था ना कि जैसे अब सरदार वल्लभ भाई पटेल ले लो, ताटे टोपे वगैरह इनकी बात करो, तो भगत सिंह की इनकी बात करते हैं कि जब इनको चुप करवाया गया तो ये चुप हो गए, नहीं ना, इन्होंने फिर भी जो है अपना स्ट्रगल वो कंटिन्यू रखा। ओके, सो इसी वजह से हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे लीडर्स हैं। उसी तरीके से हमारे सामने यहाँ पे गैसिपी मजीनी नाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर आया, ठीक है, रेवोल्यूशनरी आया है, यहाँ पे रूलर नहीं है, सॉरी, ये रेवोल्यूशनरी है, ठीक है, जिसने अपनी सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई है और इसने मोनार्की के अगेंस्ट लाइक फाइट की है, उसके अगेंस्ट उसने वॉर किया है। ओके, सो अगर हम गैसिपी मजीनी के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, इंपॉर्टेंट क्यों है वो भी आप अभी समझ लोगे, और इसके बारे में आपको डायरेक्ट 3 मार्क या 5 मार्क क्वेश्चन आ सकता है, 1 वर्ड के क्वेश्चन भी यहाँ से डायरेक्ट पिकअप हो सकते हैं। सो प्लीज़ पे अटेंशन। सो स्टार्टिंग विद गैसिपी मजीनी, बेटा ही वॉज बॉर्न इन जेनोआ 1807। जेनोआ कहाँ है? फ्रांस के जस्ट बिलो में, देखो दिख रहा है जेनोआ, राइट। सो यहाँ पे जेनोआ आ गया हमारा। So he was born in Genoa in 1807. He became a member of secret society of Carbonari. और इसके बाद में बेटा इसने क्या किया था ना वहाँ पे, जैसे मतलब सबसे पहले जब ये बहुत छोटा था, छोटी सी एज में इसने क्रांति करना शुरू कर दिया था, रेवोल्यूशंस लाने स्टार्ट कर दिए थे। उसकी वजह से ये जब ये 24 ईयर्स का था, जब इसे एग्जाइल में भेज दिया गया था। एग्जाइल मतलब क्या होता है? देश निकाला। देश निकाला मतलब समझते हो कि आप यू आर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू द कंट्री बाउंड्रीज। ओके, तो इनको जैसे इनको देश निकाले का दे दिया था 1831 में, क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया था, लिगोरिया के अंदर इन्होंने रेवोल्यूशन ले आए थे। सो दैट मीन्स यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट गैसिपी मजीनी वॉज दी लाइक रेवोल्यूशनरी और फ्रीडम फाइटर, वो हम उन्हें समझ सकते हैं, ठीक है। और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब इनकी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी से आप समझो कि इनसे लोग घबरा करके इन्होंने मतलब जो मोनार्कीज थी उनको लगा कि अगर ये अब कंट्री में रहेंगे तो ही विल ब्रिंग मोर डिजास्टर और मोर रेवोल्यूशंस, ठीक है। तो इसलिए इन्हें क्या कर दिया गया? एग्जाइल में भेज दिया गया। ओके, सो ही फॉर्म्ड इन 2 इम्पॉर्टेंट सीक्रेट सोसाइटीज़। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 वर्ड के अंदर आएगा ये। इन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई थी, यंग इटली मर्सिलीज में और फिर यंग यूरोप बेरन में। अब मर्सिलीज तो मैं याद करूँ कहाँ पढ़ा था हम लोगों ने? फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा था। दैट मीन्स ये कहाँ पर है? फ्रांस में है। और बेरन कहाँ पे है? बेरन है हमारा स्विट्ज़रलैंड में। ओके, सो इन्होंने 2 बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई थी, यंग इटली मर्सिलीज एंड यंग यूरोप एंड बर्न। और यंग यूरोप वाली जो पिक्चर है देखो, वो हम यहाँ पे भी हमें देखने की, आप अगर अपना NCERT खोल के देखते हो तो उसमें पेज नंबर 12 पे, ठीक है, ये पिक्चर आपको बना हुआ है, वहाँ पे लिखा हुआ है बहुत क्लियरली, गैसिपी मजीनी एंड द फाउंडिंग यंग यूरोप एंड बर्न इन 1833। ओके, ये पिक्चर्स मतलब इन्होंने वहाँ पे फाउंडेशन फॉर्म को देखो यहाँ साइन कर रहे हैं, और ये गैसिपी मजीनी यहाँ बैठे हुए हैं, सॉरी, ठीक है। ये फाउंडेशन फॉर्म को मतलब यंग यूरोप, इन्होंने जो फाउंडेशन बनाई उस कमेटी को पेपर को साइन कर रहे हैं, और गैसिपी मजीनी जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। ओके, सो हम लोग अब इनके बारे में बेटा अगर हम और पढ़ने की कोशिश करें ना, मतलब इतना और इनके बारे में समझें तो मतलब इन्हें बोला जाता है सोल ऑफ इटली। सोल ऑफ इटली मतलब कि जब हम देखेंगे, अगर हम आगे जो कंट्रीज़ पढ़ने वाले हैं उनका यूनिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, इसको अब आप ऐसे समझने की कोशिश करो बेटा। अब इटली जो था ना पहले, मतलब लाइक फॉर एग्जाम्पल दिस इज इटली, ओके, तो ये भी है ना अलग अलग रूलर्स के अंदर आता था। मतलब ये पूरा इटली है, एक किंगडम किसी और का रूल है, एक किंगडम पे एक पार्ट पे किसी और किंगडम का रूल है, एक पार्ट पे किसी और किंगडम का रूल है, ठीक है। तो ये इन्होंने पूरा क्या किया था, इन सभी रूलर्स को हटाया था, ठीक है, इन सभी रूलर्स को हटाया था और पूरा एक अकेला इटली बनाया था, मतलब यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली के जो ब्रोकन पार्ट्स थे उसको ज्वाइन करवाया था। दैट इज़ वाई सबसे मैसिव रोल इनका वहाँ पे माना जाता है। दैट इज़ वाई ही इज नोन एज सोल ऑफ इटली। ओके, और इनसे घबरा करके मेटरनिच ने इनको बोला था कि ये मतलब हमारा सबसे खतरनाक दुश्मन है हमारे सोशल ऑर्डर का। अब मेटरनिच कौन था, उससे उनका सोशल ऑर्डर भी तुम्हें समझ आ जाएगा। याद करो, हम लोगों ने जब वियना कांग्रेस पढ़ा था तो वियना कांग्रेस किसने होस्ट करी थी? ड्यूक मेटरनिच, जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, राइट। तो याद समझ में आ गया मेटरनिच कौन थे? वो ऑस्ट्रिया के राजा थे, है ना। तो उन्होंने क्या बोला, चांसलर थे वो वहाँ के, तो मेटरनिच ने क्या बोला कि हमारे लिए सबसे बड़ा सबसे खतरनाक दुश्मन हमारे लिए कौन है? गैसिपी मजीनी है। दैट मीन्स आप गैसिपी से वो कितना डरते थे, गैसिपी के कितना काम किया, गैसिपी का कितना खौफ था वहाँ पे, वो इस लाइन से तुम्हें समझ में आ गई है, राइट। गैसिपी ये सो मानते थे बेटा, गैसिपी का ये मानना था कि गॉड हैज़ इंटेंडेड नेशंस टू बी नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। मतलब ये जैसे किंगडम्स के अकॉर्डिंग जो ये डिवाइडेड है ना, वैसा रूल नहीं होगा, ये सब नेचुरल डिवीजन होंगे। मतलब अगर यहाँ के लोग जो है वो अगर एक साथ रहना चाहते हैं तो भाई वो एक साथ रहेंगे,
were you to rule upon them. These all things were believed by the Giuseppe Mazzini. So startingly if we sum up about like हम लोग अभी आज का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं रेवोल्यूशंस. तो रेवोल्यूशंस बेटा बेसिकली रेवोल्यूशनरीज कौन है जिन्होंने सोसाइटी में रेवोल्यूशंस लाने की कोशिश करी है इवन आफ्टर द कंजर्वेटिव रिजाइम ऑफ 1815. ओके, उसके बाद में रेवोल्यूशनरीज आते हैं. तो रेवोल्यूशनरीज क्या करते हैं, अपनी सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाते हैं, ठीक है, और उसके बाद में वो स्ट्रगल करते हैं. तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशनरीज जिसके बारे में भी हमने पढ़ा है वो कौन है, गिउसेप्पे मज़्ज़ीनी, जो जेनोवा में बॉर्न हुए थे 1807 में. इन्होंने फिर सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई थी कैर्बोनिया में, रेवोल्यूशन लाए थे लिगोरिया के अंदर, दो बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई है, यंग इटली एंड यंग यूरोप, ठीक है. और इन्हें क्या डिस्क्राइब किया गया है, एज द डेंजरस एनिमी, ओके, ऑफ मोनार्कियल सोशल ऑर्डर, ठीक है. तो ये भी आप समझ चुके हो. एंड ही इज नोन एज द सोल ऑफ इटली. सो दैट विल कंप्रोमाइज यू ऑल ऑफ दी, मतलब अगर 5 मार्क्स तक में भी आपसे एक्सटेंड पूछा जाता है तो आप इसको बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, राइट. ये पिक्चर के बारे में भी हम पेज नंबर 12 की जो पिक्चर है उसके बारे में भी हम समझ चुके हैं. ओके, सो बेटा अब क्या था, जैसे मैंने अब हमेशा ये चीज़ समझना कि एक हमेशा क्या होता है ना कि कोई एक लीडर बाहर निकलता है तो उसको सपोर्ट करने वाले बहुत सारे फॉलोअर्स बाहर आ जाते हैं. ओके, तो जैसे ही यहाँ पे बेटा गिउसेप्पे मज़्ज़ीनी नाम का एक रेवोल्यूशनरी आया, उसने जैसे लोगों को बताने की और समझाने की अपनी आइडियोलॉजीज लोगों के दिमाग में उसने डाली कि भाई हम क्यों इन मोनार्कीज़ के कंट्रोल में रहें. ओके, सो अब यही चीज़ क्या थी बेटा, जो 1830 से लेकर के 1848 वाले, मतलब यहाँ पे बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज आ जाते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, एज ऑफ रेवोल्यूशन. जहाँ एज ऑफ रेवोल्यूशन मतलब आप समझोगे कि अगर अब यहाँ पे हम अलग अलग कंट्रीज़ पढ़ने वाले कि भाई उन कंट्रीज़ में कैसे कैसे रेवोल्यूशन आना स्टार्ट हो गया था. ओके, सो द फर्स्ट अपहिल डिसऑर्डर वो केम अप इन फ्रांस. हमेशा ये चीज़ ध्यान रख लेना है कि अगर फ्रीडम की बात हुई पूरे यूरोप में, अगर सबसे पहले कहीं पे भी फ्रीडम स्ट्रगल होता है तो दैट विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दी फ्रांस. तो यहाँ पर भी वही हुआ, ठीक है. जब रेवोल्यूशनरीज आ गए उन्होंने अपनी जो सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई, याद करो मैंने बताया था जस्ट अभी हमने पढ़ा था यंग इटली, वो कहाँ पे बना था, मार्सिलीज में, फ्रांस में बनाया. ओके, तो मतलब यहाँ पे भी जो मोनार्की को डिसऑर्डर किया गया होगा, उन्हें फिर उन्हें निकाल के फेंका होगा, तो सबसे पहले वो कहाँ पे हुआ, फ्रांस में, जुलाई 1830 में. ओके, मैंने अभी बताया था कि वहाँ पे राजा उस टाइम पे किसे रिस्टोर कर दिया गया, मतलब वहाँ पे बॉर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर किया था, लुइस 18 को राजा बनाया था. तो बेटा इन्होंने क्या किया है, जैसे रेवोल्यूशनरीज वहाँ पे आते हैं तो इन्होंने एब्सोल्यूट मोनार्की को कन्वर्ट कर दिया था, बदल दिया था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज़ में. अब समझने की कोशिश करो कि एब्सोल्यूट मोनार्कीज़ और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज़ में क्या अंतर होता है. ओके, तो एब्सोल्यूट मोनार्कीज जो होती है वो उनके ऊपर सारी पावर्स जो होती है वो सिंगल एक ही पर्सन एंजॉय करता है, वो किसी की नहीं सुनता, मतलब लाइक देयर इज नो कंट्रोल ओवर द पावर्स ऑफ द रूलर इन एब्सोल्यूट मोनार्की. ओके, वो जो उसकी मर्जी, जो उसे पसंद है वो वैसे ही काम करने वाला है. सो बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, दैट मीन्स यहाँ पे जो मोनार्क है, जो रूलर है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स को ध्यान रखते हुए कोई भी काम या कोई भी बिजनेस अंडरटेक कर रहा है. ओके, तो यहाँ समझ में आया. तो इसीलिए लोगों ने क्या किया भाई कि अब तुम्हें मोनार्की रखनी है तो तुम मोनार्की रखो, पर वो मोनार्की भी अब कैसी होगी, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की होगी. समझ में आ गया. तो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की के अंदर किसे राजा बना दिया गया था, लुइस फिलिपी. मतलब आप एक तरह का मान सकते हो कि एक पपेट एम्परर हो गया. ओके, केवल दिखावे का ये एम्परर है, क्योंकि बाकी जो सारे रूल्स और रेगुलेशंस बनेंगे वो किसके बिहाफ पे, किसको ध्यान रखते हुए बनेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के बिहाफ पे. ओके, तो अब बेटा मैंने हमेशा बताया है कि हमेशा क्या होता है ना कि एक नेशनलिज्म फीलिंग वाली, मतलब कहीं पर एक जगह जो है वो विद्रोह छिड़ाए, वहाँ पर रेवोल्यूशन आए, तो उसके आसपास वाली कंट्रीज़ भी उसको देख करके क्या होगी, मतलब स्टार्टिंग से अगर हम नेपोलियन की बात करें तब से लोगों ने क्या किया है, फ्रांस की आइडियोलॉजीज़ या फ्रांस में जो रेवोल्यूशनरी एक्ट हो रहे थे उनको वेलकम किया है, राइट. तो उसी को देख करके बेल्जियम भी इंडिपेंडेंट गेन कर लेती है. बेल्जियम किसका पार्ट था, यूके, नीदरलैंड का पार्ट था, ठीक है. तो पहले वो उसकी मतलब लाइक कॉलोनी बोल सकते हो, या उस पर इस किंगडम यूनाइटेड किंगडम्स जो है, मतलब नीदरलैंड, इनका कंट्रोल हुआ करता था. विच स्लोली क्या हुआ, जैसे यहाँ पे रेवोल्यूशंस वगैरह इन्होंने भी डिमांड की, एंड देन बेल्जियम गॉट अवे फ्रॉम यूके. क्लियर. इसके बाद में हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट नेक्स्ट कंट्री आ जाती है, दैट इज़ ग्रीस. अब हम ग्रीस के बारे में समझेंगे, दैट ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. वाई वी आर टॉकिंग, हमने अगर हमें बेटा बेल्जियम के बारे में आपको याद करना है तो आपको बेसिकली केवल इतना सा ही याद करना है कि बेल्जियम वॉज लाइक पार्ट ऑफ यूके किंगडम ऑफ नीदरलैंड, वो उनके अंडर में था, ठीक है. और फाइनली फिर बाद में उन्होंने उसे भी फ्री करवा दिया था. अब ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अब क्यों इंपॉर्टेंट है वो समझो मेरे साथ में. सी, अगर मैं बेसिकली बात करूँ बेटा, तो हम लोग जो यूरोप में, अगर आप नोटिस करोगे यूरोप में जब हम रिलीजन का जब उसको आइडेंटिफाई करेंगे तो बेसिकली जो
ग्रीस है बेटा ये एक क्रिश्चियन मेजॉरिटी वाला स्टेट हुआ है, या हम समझ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे क्रिश्चियन रिलीजन जो है, क्रिश्चियनिटी जो है वो लोगों के दिमाग में लोगों की आइडियोलॉजी, लोगों के रिलीजन और कस्टम को जस्टिफाई करती है। ओके, वो वहाँ पे डिस्क्राइब कर रही है। मतलब ग्रीक वॉज अ क्रिश्चियन या मिशनरी नेशन है, इसको आप इस तरह से समझ सकते हो। ओके, पर अब यहाँ पे क्या होता है बेटा, ग्रीस वॉज अ पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर। नाउ दिस गॉट अ ट्विस्ट कि ग्रीस जो है वो एक ग्रीस जो है वो एक क्रिश्चियन नेशन है, ठीक है, मिशनरी नेशन है, और उसके ऊपर कंट्रोल कर लेता है ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर मतलब टर्की इसके ऊपर कंट्रोल कर लेता है। ओके, और टर्की क्या है, एक मॉडर्न कंट्री है। सो द ट्विस्ट हियर कि वो एक क्रिश्चियन कंट्री है, क्रिश्चियन नेशन है, और जबकि उसके ऊपर कंट्रोल किसने किया हुआ है, एक मॉडर्न कंट्री ने कंट्रोल किया हुआ है। सो दैट व्हाट मेक्स दिस स्प्लिट हियर। अब आसपास की जितनी भी दूसरी क्रिश्चियन कंट्रीज़ है, यूरोप की जो दूसरी कंट्रीज़ है जहाँ पे क्रिश्चियंस का रूल रहता है, या ग्रीस का जो एथनिक कल्चर है या कस्टम्स है जो आसपास और दूसरी जगह में स्प्रेड हुए हैं, अब वो लोग क्या करते हैं, ग्रीस को सपोर्ट करते हैं और वो चाहते हैं कि ग्रीस भी ऑटोमन एम्पायर से इंडिपेंडेंट हो जाए। सो सॉ मेजर कि यहाँ पे भाई इस पर इतना ज़्यादा फोकस क्यों किया जा रहा था, बिकॉज देयर वाज यहाँ पे रिलीजन वॉर आ गई थी। ओके, यहाँ पे जो एक क्रिश्चियन वाला नेशन है, क्रिश्चियन कम्युनिटी वाला नेशन है, वो उसके ऊपर रूल कौन कर लेता है, ऑटोमन एम्पायर, मुस्लिम नेशन कर लेता है। ओके, अ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अमंग ग्रीक बिगेन इन 1821। यहाँ पर भी स्ट्रगल कब शुरू हो गया था, 1821 में। अब बहुत इंपॉर्टेंट वन वर्ड क्वेश्चन देखो, क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन इज ग्रीस। अब याद में पहले मैं बता देती हूँ, ये एनसीईआरटी का टेक्स्ट, जैसे हम लोग सीबीएसई एनसीईआरटी का टेक्स्ट कंप्लीट करेंगे, हम लोग आरबीएसई वाले पे शिफ्ट हो जाएंगे ना हमारे एनटीएससी के लिए। तो एनटीएससी का सबसे पहला चैप्टर जो होता है वो एंशिएंट सिविलाइजेशन है। ओके, बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंशिएंट सिविलाइजेशन, और उस एंशिएंट सिविलाइजेशन में हमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है अंडर द हेडिंग ग्रीस सिविलाइजेशन। तो आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अगर हम पूरे यूरोप के अंदर फ्रीडम की बात करते हैं, नेशनलिज्म की बात करते हैं, तो वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, वो तो स्टार्ट हुआ था फ्रांस से। अगर आप डेवलपमेंट की बात करते हो, सिविलाइजेशन की बात करते हो, तो पूरे यूरोप में सिविलाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ग्रीस से। दैट इज वाई इट इज नोन एज द क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। गॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हु इज द क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, ग्रीस। ओके, तो बेटा यहाँ की स्टोरी समझने की कोशिश करो तो तुम्हें थोड़ा बहुत इसका पास्ट तो समझ में आ गया कि ये एक मिशनरी नेशन है जो एक मॉडर्न कंट्री के कैप्चर में आ चुका है। ओके, टर्की के या ऑटोमन एम्पायर के अंडर चल रहा है अभी। तो अब क्या होता है कि यहाँ पे लॉर्ड बायरन नाम के एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी हमें यहाँ पे, इम्पॉर्टेंट सुपर हीरो के नाम पे यहाँ पे हमें मिलेंगे। तो लॉर्ड बायरन बेसिकली तो बेटा वो क्या थे, पोएट थे। ओके, तो उन्होंने अपनी पोएम से, अपनी राइटिंग्स से उन्होंने क्या किया, लोगों के दिमाग में, लोगों को ब्रेन्स में अपब्रिंग डालने की कोशिश करी कि भाई वी आर पार्ट ऑफ ग्रीस नेशन। Okay, why we are under the Ottoman Empire, we need to gain independence. Okay, so a feeling of independence or feeling of nationalism was put into the brains of Greeks by Lord Byron. Okay, he was a poet and उन्होंने अपनी राइटिंग्स के थ्रू किया। ठीक है, तो बेटा ये इतनी इनका इंपॉर्टेंट रोल इसीलिए है कि पहले तो इन्होंने मतलब सबसे पहला स्टेप इन्होंने लिया है नेशनलिज्म के लिए ग्रीक में। फिर उसके बाद में सेकेंडली इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने बहुत सारे फंड्स इकट्ठे करे। ओके, राइटिंग्स के थ्रू, एक्स के थ्रू, जिस भी तरीके से हम मानते हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा आसपास सारे नेशंस वगैरह किसी से भी हेल्प लेकर के इन्होंने फंड इकट्ठे करे और फिर उन्होंने ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट वॉर अनाउंस कर दी। ठीक है, तो अब वहाँ पे उसी वॉर के अंदर इन्हें तो बहुत तेज बुखार आया और बिकॉज ऑफ दैट फीवर ही डाइड इन 1824। पर ये एक मैसिव इन्होंने मतलब एक बोलते ना बेटा कि लोग अभी एक इनिशिएटिव जो होता है, तो दैट इनिशिएटिव ऑफ ग्रीस वॉर वॉज डायरेक्टेड बाय लॉर्ड बायरन। ओके, अब मैंने आपको तुम्हें एक और चीज़ समझाई थी कि हम जब कभी भी दो कंट्रीज आपस में लड़ते हैं और जब उनमें समझौता हो जाता है, ओके, जब वो आ जाती है नेगोशिएट करने के लिए, ओके, या कोई कंट्री हार जाती है, तो उस टाइम पे हमेशा एक पीस ट्रीटी वहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाती है। याद करो जब हम लोग ने वर्ल्ड वॉर 1 करा था तब हमारे पास ट्रीटी ऑफ वर्सलीज आ गई थी, राइट। उसके बाद में जब हम लोगों ने अभी नेपोलियन वाला देखा तो हमने ट्रीटी ऑफ वियना वहाँ पे देखा है। ओके, तो उसी तरीके से बेटा जब ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ख़त्म होता है, जैसे ग्रीक इंडिपेंडेंट होता है, जैसे ग्रीस को आइडेंटिफाई कराया जाता है कि भाई तुम अब इंडिपेंडेंट नेशन, तो उस टाइम पे कौन सी ट्रीटी साइन होती है, दैट ट्रीटी वॉज साइन इन 1832 एंड द नेम ऑफ ट्रीटी वॉज, आई कैन नॉट प्रोनाउंस, so that is Constantinople. I think so you can understand it very well. Okay, so Treaty of
ओके, सो विच रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। अब याद करो तुम्हें, और एक और इम्पॉर्टेंट पर्सन, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि भाई हमारे जो ड्यूक मेटरनिच है ना बेटा, उनको क्या बोलने की बहुत आदत है, वो बहुत बोलता है। उन्होंने ट्रीटी ऑफ, पहले तो वियना कांग्रेस में बहुत बोला, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि भाई जैसे गैसेपी मजीनी आता है तो गैसेपी मजीनी के ऊपर भी उन्होंने एक कमेंट मार दिया कि ये तो हमारा सबसे खतरनाक दुश्मन है। तो अब उन्होंने जो ये फ्रांस को देख करके सारी कंट्रीज़ में रेवोल्यूशन की तरफ मूव कर रही थी, तो यहाँ पे भी ऑफ कोर्स वो कुछ ना कुछ कमेंट मारेंगे राइट। तो उन्होंने नेक्स्ट यहाँ पे वापस इंपॉर्टेंट कमेंट उन्होंने यहाँ पे दिया है कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। दैट मीन्स कि जैसे ही फ्रांस में कोई एक्टिविटी होती है या रेवोल्यूशन होता है या कुछ भी लाइक उन्होंने वहाँ पे सोचा होता है, ठीक है, तो उसका इफेक्ट जो है वो पूरे यूरोप में देखने को मिलता है। Okay, that was a basic thing that he wanted to say from this. So this is again where I have quoted these lines because it can come into a one word question for you कि भाई ये sentence जो है, ये line जो है वो किसने बोली, ओके या फिर ऐसे fill in the forms में भी दे सकते हैं कि when which country like sneezes and the rest of the effect is seen in the whole Europe. So that is with the France. I think so it is clear to you. Okay, so time to reevaluate. So we will, for today's reevaluation or re-explanation or revision, we will have a timeline chart. ओके, सो व्हाट वी हैव फॉर टाइमलाइन इज कि अभी तक हमने जितना भी चैप्टर पढ़ा है उसको एक बार वापस से ब्रीफ कर लेते हैं। सो स्टार्टिंगली आपको क्या याद करना है, फ्रेंच रेवोल्यूशन दैट इज 1789। यहाँ पे वापस याद करो मोनार्की टू रिपब्लिकन, रिपब्लिकन टू नेपोलियन बोनापार्ट। ओके, सो नेपोलियन बोनापार्ट का रूल आ जाता है कब, 1804 में। 1804 से लेकर के भाई साहब बहुत आराम से इंजॉय कर रहे हैं, मस्ती से 1815 तक वो 1815 तक वो काम करते हैं। ओके, फिर फाइनली 1815 में क्या होता है, बैटल ऑफ वाटरलू हो जाता है। बैटल ऑफ वाटरलू की भी मैंने आपको लोकेशन बताई दी थी, नीदरलैंड बेल्जियम वाला जो एरिया था अपना। ओके, फिर यहाँ पे जो रूल है वो किसका आ जाता है, कंजर्वेटिव्स का रूल आ जाता है। तब याद करो जो बैटल ऑफ वाटरलू हुई थी वो किस किस के बीच में हुई थी, नेपोलियन वर्सेस प्रेब, राइट। ये भी मैं आपको समझा चुकी हूँ। प्रेब में कौन कौन सी कंट्री थी याद करो, पी फॉर प्रूशिया, आर फॉर रशिया, ए फॉर ऑस्ट्रिया एंड बी फॉर ब्रिटेन। ओके, फिर उसके बाद में कंजर्वेटिव रिजाइम्स आती है, मोनार्की को रिस्टोर कर दिया जाता है, बर्बन डायनेस्टी वापस से रूल में आ जाती है, रिप्रेशन पीरियड आ गया एंड दैट गोज फ्रॉम 1815 टू 1830। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि भाई अब ये लोग जो हैं वो अभी भी चुप नहीं बैठे हैं, लोगों को अपनी पावर्स जो थी वो वापस से याद आ गई है कि भाई हम ही लोग थे जिन्होंने पहली वाली मोनार्की को हटाया था, तब तू कौन सी चीज़ है। ओके, सो दैट थिंग कम्स अगेन इनटू देयर ब्रेन, दैट मीन्स व्हाट इज बीइंग स्टार्टेड हियर, revolutionaries come up. Okay, and that revolutionaries work and like they work for independence of various countries in Europe from 1830 to 1848. So we have till studied up until the situation of 1848. इसके आगे की जो फर्दर कंट्रीज है वो हम आगे समझ लेंगे। तो फ्रांस की स्टोरी हमें कंप्लीट है, बेल्जियम में हमें एक कंप्लीट है, उसको भी हम कंप्लीट मानेंगे क्योंकि हमें चाहे एक लाइन याद करनी है, याद तो करनी पड़ेगी ना। सो दैट इज़ ऑल्सो कम्प्लीट। फिर उसके बाद में हमारे पास आ जाता है ग्रीस। तो ये तीनों चैप्टर्स की तीनों कंट्रीज़ की स्टोरीज हमें बहुत अच्छे से पता है। ओके, और एक और वन मार्क डेफिनेशन में तुमसे पूछा जाता है कि भाई रेवोल्यूशनरीज कौन थे। ठीक है, तो रेवोल्यूशनरीज तो ऐसे पीपल थे, मैंने बताया था ना, जिन्होंने कमिटमेंट किया है कि भाई वो मोनार्की को आग लगा करके ही रहेंगे, है ना। तो रेवोल्यूशनरीज जो थे बेटा, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट लाइन ऐड कर सकते हो आप लोग कि रेवोल्यूशंस जो थे वो लीड किए जाते थे बाय लिबरल नेशनलिस्ट। ठीक है, जो कौन से क्लास से थे, मिडिल क्लास से। लिंक हो गया ना पूरा चैप्टर पीछे से, मैंने अभी मिडिल क्लास के बारे में पहले बता दिया था कि मिडिल क्लास वो लिबरल पीपल थे जो सोसाइटी में चेंजेस लाना चाहते थे, हु वांटेड गवर्नमेंट बाय कंसेंट, हु वांटेड फ्रीडम ऑफ व्यूज एंड ओपिनियंस, equality for all, right? So these were the middle class allied professors, teachers and clerks. Got it? So that's it for today. Thank you everyone.